लोग इसको इंडिया में भी स्टार्ट कर रहे हैं। सो इंडिया में इस थेरेपी को स्टार्ट हुए करीब करीब 6 महीने हो गए हैं। कुछ एक सेंटर्स में पहले थोड़े से ट्रायल के मरीज़ थे, लेकिन अब इसके रिजल्ट्स काफ़ी इस्टेब्लिश हो गए हैं। और ये एक प्रोस्टेट ऐसी एक बीमारी है जो कि लगभग हर घर में होती है और पुरुषों में आफ्टर द एज ऑफ 50 ईयर्स या 60 ईयर्स बड़ी कॉमन बीमारी है। और प्रोस्टेट की बीमारी का अर्थ ये होता है कि जो पेशाब की थैली होती है हमारी, पेशाब की थैली के नीचे मुंह पे एक छोटी सी ग्लैंड होती है जिसको कि प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ये प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन युवावस्था में होता है, यंग एज में इट नर्चर्स द सीमेन। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है आफ्टर द एज ऑफ 40-45 ईयर्स, तो धीरे धीरे प्रोस्टेट ग्लैंड साइज़ में बढ़ने लगता है और इसकी वजह से पुरुषों में बहुत सी तरह के पेशाब से संबंधित सिम्टम्स आने लगते हैं। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको इस बीमारी का मैं बता देता हूँ। इसके सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं, नंबर 1, एक तो पेशाब जब हम करने जाएं तो पेशाब करने में थोड़ा सा टाइम लगना। नॉर्मली क्या होता है कि हम पुरुष या मेल्स जब भी पेशाब करने जाते हैं तो खड़े हुए और तुरंत पेशाब हो जाता है और करीब 15-20 सेकंड में वापस आ जाते हैं। जब प्रोस्टेट धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो जो भी इंडिविजुअल होते हैं या जो पेशेंट होते हैं उनको पेशाब करने में थोड़ा सा समय लगता है। वो बाथरूम में खड़े होते हैं, करीब करीब 1.5 मिनट 2 मिनट लगता है, फिर उसके बाद थोड़ी देर में पेशाब करके आते हैं। तो ये सबसे पहला सिम्टम होता है जिसको कि हम लोग हेजिटेंसी कहते हैं। उसके बाद एक और बड़ा कॉमन सिम्टम है जिसको कहते हैं पुअर फ्लो। पुअर फ्लो का अर्थ है कि पहले जब पेशाब करते थे तो धार बनती थी और दूर गिरता था पेशाब। अब वो धार धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है और पेशाब पैरों के पास गिरने लग रहा है। सो ये दूसरा सिम्टम है। तीसरा सिम्टम है थोड़ा सा ज़ोर लगा के पेशाब करना। जब हम पेशाब करने जाते हैं तो नॉर्मली किसी भी व्यक्ति को स्वतः अपने आप, जैसे ही हम स्फिंक्टर को रिलैक्स करते हैं, अपने आप पेशाब हो जाना चाहिए। अगर हमें पेट से ज़ोर लगाना पड़ रहा है पेशाब करने के लिए तो इसको स्ट्रेनिंग कहते हैं, यानी कि हमें ज़ोर लगाया तब पेशाब हुआ। तो जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो ये सारे लक्षण जो हैं ये प्रोस्टेट के लक्षण हैं, या जिसको BPH या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के नाम से जाना जाता है। ये सबसे कॉमन बीमारी है और करीब करीब 70-80% मेल्स में, पुरुषों में होगी ही होगी। ये इट इज़ अ डिजीज़ लाइक एजिंग। जैसे सर के बाल हमारे उम्र के साथ सफ़ेद होते हैं, उसी तरह से पेशाब में अलग अलग तरीके की सिम्टम्स आते रहते हैं और ये यूनिवर्सल बीमारी है। कोई भी पुरुष इससे भिन्न नहीं है, ये सभी को होगी ही होगी। तो ये जो बीमारी है आज तक इसका इलाज 2-3 तरह, ये कई बार बड़ी डिबाइलिटेटिंग हो जाती है, कई बार बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। लोग क्या होता है कि इसको एज के साथ इग्नोर करते चलते हैं। लोगों को लगता है कि मेरी उम्र 50 साल हो गई है या 55 साल हो गई है या 60 साल हो गई है तो मेरा पेशाब धीरे आ रहा है, इट इज़ नॉर्मल, इसको रहने दो भैया, कोई बात नहीं, कर लेंगे, ऐसे ही कर लेंगे, इसमें शशि वीडियो ट्रांसफ़र कर दो। सो नॉर्मली इस तरह से लोग काफ़ी इस बीमारी को इग्नोर करते हैं। बिकॉज होता क्या है, आमतौर पर जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि सुबह जैसे मॉर्निंग वॉक पे गए लोग, नॉर्मली ये सीनियर लोग ज़्यादातर मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, आपस में डिस्कस करते रहते हैं कि शर्मा जी का पेशाब कमज़ोर आ रहा है, मुझे भी कमज़ोर आ रहा है, मल्होत्रा साहब का भी आ रहा है। तो उनको ये लगता है कि ये एजिंग के साथ एक नॉर्मल फिनोमिना है, जबकि ऐसा नहीं है। किसी का प्रोस्टेट हो सकता है काफ़ी बड़ा हो, किसी को हो सकता है कि कैथेटर की वजह से स्ट्रिक्चर हो गया हो, या किसी को और कोई समस्या हो सकती है। सो नॉर्मली इस बीमारी को लोग इग्नोर करते हैं और जब ये बढ़ जाती है तो पेशाब की थैली काफ़ी हद तक ख़राब हो जाती है और अगर इसको सही नहीं किया गया इस समय पे तो ये किडनी फेलियर भी कर सकती है। तो करीब करीब 5 से 10% पुरुष ऐसे भी होते हैं जिसमें कि गुर्दा भी, बिकॉज यहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो फिर ये प्रेशर धीरे धीरे पेशाब की थैली में गया और उसके बाद किडनी फेलियर तक जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। सो आज इसी बीमारी के विषय में हम चर्चा करेंगे। इस बीमारी में 2 तरह के ट्रीटमेंट होते थे अभी। एक तो दवाओं से ट्रीटमेंट होता था जिनको कि अल्फ़ा ब्लॉकर्स या यूरिमैक्स नाम से एक मेडिसिन आती है। आप में से बहुत से लोग इस दवा के नाम से वाकिफ़ भी होंगे, बहुत से लोग शायद ले भी रहे हों। ये यूरिमैक्स दवाई पेशाब की थैली को खोलने का काम करती है। सो एक तो ये दवा थी और दूसरी तरफ जो ट्रीटमेंट होता था उसको TURP कहते हैं या लेज़र प्रोस्टेटेक्टमी कहते हैं। तो ये 2 तरह के ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल थे। दवाओं के साथ नुकसान ये होता है कि दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स बड़े कॉमन होते हैं। दवाओं में जैसे कि अस्थीनिया इज़ वेरी कॉमन। अस्थीनिया मतलब एक बहुत ज़्यादा शरीर कमज़ोर सा लगता है, या फिर कई दफ़े ऐसा होता है कि मरीज़ खड़े होते हैं बिस्तर से और अचानक से चक्कर आ जाता है और गिर जाते हैं। सो अस्थीनिया इज़ वेरी प्रोमिनेंट।
द सेकेंड साइड इफ़ेक्ट इज सेक्शुअल डिसफंक्शन, जिसको कि रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन कहते हैं। ये सिम्टम सबसे ज़्यादा, ये जो साइड इफ़ेक्ट है उसकी तरफ मैं थोड़ा खास ध्यान इसलिए चाहता हूँ क्योंकि इस जो हम लोग ये थेरेपी की बात कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है कि इसमें सेक्सुअल डिसफंक्शन जरा भी नहीं होता। जब प्रोस्टेट बढ़ता है तो धीरे धीरे दवाइयों की वजह से रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होने लगता है, जिससे कि जब भी कोई भी पुरुष सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होता है तो उसका इजैकुलेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने लगता है। कई ऐसी दवाइयाँ हैं जो हार्मोन से संबंधित होती हैं जिसकी वजह से पुरुषों में कमज़ोरी आने लगती है। तो इसलिए करीब करीब 60 से 70% लोग इस दवा को ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल से ज़्यादा नहीं खाते। इसके साइड इफ़ेक्ट बड़े सीवियर होते हैं और जब दवाई नहीं खाते तो उनकी बीमारी धीरे धीरे उनको ट्रबल देने लगती है। जो दूसरा ग्रुप ऑफ ट्रीटमेंट है उसको कहते हैं हम सर्जरी। सर्जरी में जैसे आपने सुना होगा, या तो प्रोस्टेट के लिए हम TURP करते हैं, या फिर कुछ समय पहले 5-7 साल पहले एक तकनीक आई थी लेज़र प्रोस्टेटेक्टमी की, जो बड़ी प्रचलित हुई कि लेज़र से कराएंगे, लेज़र से। और उसके बाद सेलाइन TURP, ये कई तरह की टेक्निक है जिसमें कि ऑपरेशन करके प्रोस्टेट को पूरी तरह से निकाल दिया जाता है। तो ये दूसरी टेक्निक थी। अब इस टेक्निक में भी बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स थे। इसमें सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट जो होता है वो होता है अगेन सेक्सुअल डिसफंक्शन। इस ऑपरेशन के बाद जो एक नॉर्मल मेल की कैपेसिटी होती है सेक्सुअल परफॉर्मेंस की, इजैकुलेशन की, वो सारी ख़राब हो जाती है और सीमेन अंदर ही रह जाता है पेशाब की थैली में। तो ये बहुत ही डिबाइलिटेटिंग साइड इफ़ेक्ट होता है, स्पेशली यंगर मेल्स में। अगर सेक्सुअली एक्टिव एज ग्रुप के मेल्स हैं तो उनमें ये साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है और बहुत से लोग इससे बहुत दुखी होते हैं। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस का अर्थ होता है जो पेशाब की थैली से पेशाब को होल्ड न कर पाने की क्षमता, पेशाब अपने आप लीक करने लगता है। खांसी आई, छींक आई, थोड़ा सा भी चले फिरे और अचानक से कपड़ों में पेशाब लीक कर गया। ये भी बड़ा डिबाइलिटेटिंग साइड इफ़ेक्ट है। इस साइड इफ़ेक्ट की वजह से तो लोग कई दफ़े सुसाइडल भी हो जाते हैं। सर्जरी करवाई उन्होंने और अगर पेशाब लीक कर रहा है तो कई बार इतने परेशान हो जाते हैं कि उनको लगता है कि मतलब मरीज़ों की ये भाषा रहती है हम लोगों से कि डॉक्टर साहब इससे बेहतर है कि मैं मर ही जाऊँ, कि ना मेरे पास बच्चे आते हैं, हर समय पेशाब की बदबू आती रहती है, ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं आते, घर में भी बहू को लगता है कि ऐसा है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा जो भी सर्जरी के यूजुअल साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना है, एनेस्थीसिया दिया जाना है, हॉस्पिटल में एडमिट होना है, तो ये सारे इस ग्रुप के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सो इन दोनों के बीच में अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं था। इनके बीच में अब एक प्रोस्टेट मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी करके करीब US और UK में एक ट्रीटमेंट की स्थापना हुई जिसको कि हम लोग वाटर वेपर थेरेपी के नाम से जानते हैं या फिर रिज्यूम के नाम से जानते हैं। तो ये रिज्यूम करीब 10 साल पुराना ट्रीटमेंट हो चुका है। अमेरिका में US FDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है। US FDA, आपके जानकारी के लिए बता दूं, ऐसी संस्था है जो कि बहुत ही स्ट्रिंजेंट वे में क्लियर करती है किसी भी ट्रीटमेंट को। अगर कोई ट्रीटमेंट की प्रॉपर ट्रायल नहीं हुई है और उसके सारे रिजल्ट्स इवैल्यूएट नहीं हुए हैं तो US FDA कभी उस थेरेपी को एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये रिज्यूम या वाटर वेपर थेरेपी US FDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है और अमेरिका में इट इज़ ऑफर्ड लाइक अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। अगर मेरे पास OPD में कोई मरीज़ आता है तो मैं उसको सबसे पहले इस थेरेपी के बारे में बताऊंगा। इसी तरह से यूरोप में भी ये काफ़ी कॉमन ट्रीटमेंट है। इट इज़ अगेन द फर्स्ट लाइन थेरेपी एज पर द गाइडलाइंस ऑफ अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन, जिसको कि AUA कहते हैं, जो हम सारे यूरोलॉजिस्ट पूरे विश्व भर में जिसको मानते हैं। और दूसरी गाइडलाइन है जिसको EUA कहते हैं, यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ यूरोलॉजी। उसकी गाइडलाइन में भी ये ट्रीटमेंट अब एक फर्स्ट डिग्री रिकमेंडेशन की तरह आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं इस ट्रीटमेंट के फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये है कि नंबर 1, इट्स अ क्विक इन क्विक आउट प्रोसीजर। पहले TURP में क्या होता था कि मरीज़ को भर्ती रहना पड़ता था कम से कम 3-4 दिन, उसको बेहोश किया जाता था या स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता था, उसके बाद ऑपरेशन होता था। ये ट्रीटमेंट एक तरह से डे केयर ट्रीटमेंट है। डे केयर का अर्थ है कि मरीज़ सुबह गया, ऑपरेशन हुआ और 4 घंटे में वापस घर जा सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। दिस इज़ अ डे केयर ट्रीटमेंट। नंबर 2 एडवांटेज कि इसमें किसी भी प्रकार की एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती। इसमें मरीज़ को बेहोश नहीं करना पड़ता, ना ही किसी प्रकार का स्पाइनल इंजेक्शन या कुछ लगाना पड़ता है। इसमें हम लोग पेशाब की थैली में एक जेली डाल देते हैं जिसकी वजह से वो म्यूकोसा सुन्न हो जाती है और उसी में ये ट्रीटमेंट ईजिली किया जा सकता है। सो ये दूसरा एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज है, इसमें किसी भी तरह की प्रोस्टेट के साथ कटिंग या फिर उसकी चारिंग या लेज़र से जैसे उसको जलाया जाता था, ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती, जिसकी वजह से
जो साइड इफ़ेक्ट थे जैसे कि स्ट्रिक्चर है या फिर डिसयूरिया है, पेशाब में ऑपरेशन के बाद भी जलन बनी हुई है, जोर लगा के पेशाब कर रहे हैं, पेशाब की नली सिकुड़ गई, जल गई, ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स इसमें नहीं होते हैं। एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका एडवांटेज है वो ये है कि इसमें जो सेक्सुअल फंक्शन होता है किसी भी मेल का वो प्रिजर्व्ड होता है। सो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, स्पेशली क्योंकि प्रोस्टेट की बीमारी अब कई बार बहुत ही यंग एज के पुरुषों में देखी जा रही है, 40 साल में, 45 साल में, 50 साल में, 55 साल में, जो कि अभी सेक्सुअली एक्टिव एज ग्रुप में हैं। तो उन पेशेंट्स के लिए ये थेरेपी बहुत ही बून है, बिकॉज इसका सेक्सुअल डिसफंक्शन रेट इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो। सो ये इसका एक और एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज है, इसमें किसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई, ये कई बार बहुत से जो एल्डरली पेशेंट होते हैं जिनका हार्ट का सर्जरी हो चुका होता है या खून की दवाएं, खून पतला करने वाली दवाइयाँ चल रही होती हैं, उनमें भी ये प्रोसीजर बड़ी सेफली किया जा सकता है। तो ये कई एडवांटेजेस हैं ऐसे जिसकी वजह से ये थेरेपी एक बून की तरह उभर रही है। सो यूएस में तो काफ़ी समय से चल रही थी, यूके में स्टार्ट हुई, फिर इंडिया में भी हम लोगों ने लास्ट ईयर नवंबर से शुरू किया इस प्रोसीजर को करना। धीरे धीरे करीब क्यूमुलेटिव अब इंडिया में करीब 100 से ज़्यादा मरीज़ इस ऑपरेशन को करा चुके हैं। नॉर्थ ऑफ दिल्ली में, चंडीगढ़ में भी इधर हम लोग ने इस प्रोसीजर को स्टार्ट किया हुआ है और अब रिज़ल्ट्स काफ़ी इसके एनकरेजिंग हैं और अच्छे हैं। और इसलिए अब हम लोग ये चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चले इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में। जो भी सिम्टम्स से जूझ रहे हैं या जिनको भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं वो आगे आएँ, हम लोग से मिलें और हम लोग इस थेरेपी के बारे में उनसे डिस्कस करें। जिन पेशेंट्स में ये प्रोसीजर्स हुए हैं उनसे उनको मिलाएं, उनके रिजल्ट्स देखें। सो इससे थोड़ा सा पेशेंट्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़े और लोगों को इस तरह की टेक्नोलॉजी के बारे में पता चले। सो फाइनली बिफोर आई वाइंड अप, जो ये वाटर वेपर थेरेपी या रिज्यूम थेरेपी है, मुझे ऐसा लगता है कि अगले 5 साल में ये प्रोस्टेट की ट्रीट करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से चेंज कर देगी, बदल देगी। इट विल चेंज द स्टेटस ऑफ TURP इन फ्यू ईयर्स। सो इसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग ने समय निकाल के हमारे पास आए और हमारी बातें सुनी, और आपके जो भी क्वेश्चंस हो इस थेरेपी से रिलेटेड तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। 70 to 75 years के एज के जो लोग हैं उनको किसी को है अगर प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट, इज इट अ सक्सेसफुल ट्रीटमेंट फॉर देम? सी, ट्रीटमेंट इज़ एब्सोल्युटली सक्सेसफुल। ट्रीटमेंट की सक्सेस डिपेंड करती है कि पेशेंट को सिम्टम्स क्या क्या हैं। प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट का मतलब ये नहीं कि बीमारी है। अगर जो है इंग्वाइनल हर्निया प्रोस्टेट के साथ है तो इसका ये मतलब हुआ कि वो पेशेंट पेट से ज़ोर ज़्यादा लगा के पेशाब कर रहे हैं, बिकॉज पेशाब करने में ज़ोर लगाते हैं जब पेट में प्रेशर बढ़ता है, उसकी वजह से हर्निया हो गया है। तो ऐसे में बिल्कुल किया जा सकता है, ये प्रोसीजर करते ही हैं ऐसे में, यही डे केयर में। दीज प्रोसीजर्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज डन एज अ डे केयर प्रोसीजर। कई बार इंश्योरेंस में जिन मरीजों को 24 घंटे रुकने की ज़रूरत होती है उनको हम लोग एक दिन हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मली मरीज़ सुबह आते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, शाम को 4 बजे तक डिस्चार्ज हो जाते हैं। सर इसमें चार्जेस क्या रहते हैं? जो रिज्यूम थेरेपी का एक एवरेज कॉस्ट है, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट के प्रोस्टेट का साइज़ क्या है। तो करीब 1.5 लाख, नॉर्मली जो हम लोग प्रोस्टेट के TURP करते हैं उसकी कॉस्ट करीब ₹1,00,000 होती है। इसकी कॉस्ट करीब 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में वेरी करती है। तो डिपेंड करता है कि प्रोस्टेट कितना बड़ा साइज़ का है, कितनी जगह उसको स्टीम लगाने की ज़रूरत है, इंजेक्शंस लगाने की ज़रूरत है। तो रफली एक मरीज़ में बिल करीब 1.5 लाख, पौने 2 लाख रुपए के आसपास यूजुअली होता है। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शैल बी वन ऑफ द फाइनेस्ट हॉस्पिटल्स। हाँ, थैंक यू सो मच। You are one of the finest doctors available. Thank you brother for your comments. And you can recognize me. हाँ, मुझे याद आ गया। याद आ And गया। you have the bestest staff around. Even attendants are very good. नहीं, ये सब इरशाद भाई इसके काबिल हैं, इसके इस तारीफ़ के काबिल तो इरशाद भाई है, क्योंकि यही मैनेज करते हैं सारी सर्विसेज। बहुत अच्छा है और सारे डॉक्टर्स भी बहुत कॉर्डियल हैं। थैंक यू सो मच। What is the diagnosis for this? सो इसको डायग्नोज ऐसे करते हैं, जैसे अगर किसी पेशेंट कोई कहता है कि पेशाब की धार कमज़ोर है या जोर लगा के आ रहा है, तो इसमें यूरोफ्लो का टेस्ट होता है। यूरोफ्लो में ये दिख जाता है कि पेशाब की धार की तीव्रता कितनी है। एक सिंपल सा टेस्ट होता है, जैसे हम कमोड पे पेशाब करते हैं उसी तरह से एक मशीन पे पेशाब करना होता है, जिससे पेशाब की धार का जो प्रेशर है वो नप जाता है
और अगर वो फ्लो रेट करीब करीब 10-12 से कम है तो इसका मतलब है कि पेशाब की धार में कमज़ोरी है। तो सबसे सिंपल टेस्ट ये होता है। और दूसरा टेस्ट एक अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड में नॉर्मल प्रोस्टेट का साइज़ करीब 10 से 15 ग्राम होता है। जब प्रोस्टेट की बीमारी होती है तो ये साइज़ बढ़ के ज़्यादा बड़ा हो जाता है, 30 ग्राम हो जाता है, 35 ग्राम हो जाता है, 80 ग्राम हो जाता है, कई मरीज़ों में 100-150 ग्राम तक भी पहुंच जाता है प्रोस्टेट। बट सर काफ़ी बीपीएच के जो पेशेंट्स हैं उनको सिम्टम्स का पता नहीं चलता और कई बार सिम्टम्स होते भी नहीं बट बीमारी एग्जिस्ट करती है, तो उसको कैसे मैनेज? हाँ, इसकी सिर्फ और सिर्फ इसकी इसीलिए हमारी ये अवेयरनेस की ज़रूरत है। इसमें मीडिया का सबसे ज़्यादा रोल इसलिए बिकॉज मैं हर बार यही कहता हूँ कि जो पेशेंट्स हैं ना इसको नॉर्मल एजिंग के रूप में ले लेते हैं कई दफ़े ऐसा। और होता क्या है ना कि पीयर्स के साथ, और मोस्टली ये सब मॉर्निंग वॉक पे डिसीजंस होते हैं बिकॉज लोग इस उम्र के लोग साथ में मॉर्निंग वॉक पे सुबह जाते हैं, आपस में एक दूसरे से ही डिस्कस करते हैं, अच्छा उनको भी पेशाब कमज़ोर आ रहा है, मुझे भी आ रहा है, वो भी 2 मिनट बाद पेशाब करके निकलते हैं, मैं भी निकलता हूँ। तो आदमी ये सोचता है कि ये नॉर्मल है और इन सिम्टम्स को आगे डिस्कस नहीं करता। और नॉर्मली जो 60+ एज के लोग होते हैं कई दफ़े अकेले रह रहे होते हैं या उतना कोई सपोर्ट ग्रुप नहीं होता, तो वो इन सिम्टम्स को जब तक पेशाब निकलता रहता है तब तक इग्नोर करते चलते हैं। थोड़ा सा जोर लगा के अगर पेशाब हो गया तो उन्हें लगता है ठीक है, फिर वो जोर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसीलिए इस बीमारी के लिए अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत है। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि मीडिया का माध्यम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि इसमें अवेयरनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पेशेंट अवेयर होंगे तो वो स्वयं ट्रीटमेंट के लिए आ जाएंगे। नॉर्मली करीब करीब 20-25% लोग हम लोग के पास ऐसी स्टेज में पहुंचते हैं जब कॉम्प्लिकेशंस हो चुके होते हैं, पेशाब की थैली पूरी तरह से ख़राब हो चुकी होती है, किडनी ख़राब हो चुकी होती है, क्रेटिनिन बढ़ के 4-5 हो चुका होता है। सो पेशेंट्स हैव बीन इग्नोरिंग दिस फॉर 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 15 ईयर्स। लोगों को पता ही नहीं होता, जब अल्टीमेटली पेशाब की नली पड़ जाती है, कैथेटर पड़ जाता है, तब अस्पताल पहुंचते हैं। तो इसलिए अवेयरनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू डिटेक्ट दिस प्रॉब्लम। अदरवाइज तो सर आपने अभी तक कितने किए अभी टेक्निक्स जो रिज्यूम के करीब करीब 100 केसेस हो चुके हैं, 300 केसेस। देखो यूटीआई और ये चीज़ें तो कभी भी तुरंत नहीं पता चलती, ठीक है। यूटीआई इस पे जो होता है स्टीम का इंजेक्शन लगाते हैं, वीडियो चल रहा है हमारा, जो स्टीम का इंजेक्शन लगाते हैं उसकी वजह से प्रोस्टेट श्रिंक हो जाता है। यूटीआई प्रोस्टेट में तब होता है जबकि यहाँ पर ये प्रोस्टेट में ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से पेशाब की थैली में पेशाब रुक रहा है। अभी मैं इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ, लैपटॉप दे दो। सो जैसे आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं, ये पेशाब की थैली के नीचे यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसका बोलिए, हाँ ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। जैसे जैसे ये इनलार्ज होता है तो ये पेशाब की थैली को रोकने लगता है और ये पेशाब इकट्ठा होने लगता है। तो एक समय ऐसा आता है कि पेशाब की थैली के अंदर 100 ml, 150 ml, 50 ml, 80 ml पेशाब हमेशा बचा ही हुआ है। तो जैसे आप देखते हैं कि कूलर में अगर पानी 3-4 दिन तक रह जाए तो उसमें इन्फेक्शन होने लगता है। तो ये पेशाब जब अंदर इकट्ठा होता है उसकी वजह से यूटीआई होता है। तो इस ट्रीटमेंट में हम लोग उस पेशाब के रास्ते को खोल रहे हैं जिसकी वजह से पेशाब ईजिली ड्रेन हो जाए। जब पेशाब अंदर रुकेगा नहीं तो इन्फेक्शन नहीं होगा। मतलब जो जिम टेक्निक है उसके साइड इफेक्ट काफ़ी कम है, बहुत कम है साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल वाइज। दैट इज़ द रीज़न वी आर द फैन ऑफ दीज टेक्निक्स। इसीलिए हम लोग पहले, हमें भी बड़ा वो था कि यार इतना महंगा ट्रीटमेंट है, इंडिया में हम लोग अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या होगा। काफ़ी समय से ये बॉस्टन साइंटिफिक इज़ अमेरिकन कंपनी, जिनसे बातचीत चल रही थी कि इंडिया में इस ट्रीटमेंट को इंट्रोड्यूस किया भी जाए कि नहीं। लेकिन जब यहाँ पे होने लगे तो पेशेंट्स का रिस्पांस बहुत अच्छा आया, लोगों में अवेयरनेस। अब तो ऐसा, चंडीगढ़ ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे पास पेशेंट आके डिमांड करते हैं कि डॉक्टर साहब रिज्यूम ही करवाना है, यूरोलिफ्ट कराना है, रिज्यूम कराना है। बीपीएच के लिए ना मोस्टली डॉक्टर पहले मेडिकेशन नहीं देते, हाँ, सर्जरी के लिए तो बहुत आदमी करा। उसका रीज़न ये है कि एक तो ये थेरेपीज़ पहले थी नहीं, दूसरा रीज़न ये है कि मेडिसिन बड़ी वाइड स्प्रेड उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है, हर आदमी ले सकता है। लेकिन जो मरीज़ एक्चुअली इस दवा को ले रहा होता है, जब उसको हम 2 साल 1.5 साल बाद उससे बात करते हैं तो मोर देन 60-70% इस दवा को छोड़ना चाहते हैं। किसी को हाइपोटेंशन हो रही होती है, यंग पेशेंट में तो बहुत डिबाइलिटेटिंग। अगर कोई 50 ईयर्स का आदमी है, उसको दवा लेनी पड़े तो उसकी सारी प्रोफेशनल जो शेड्यूल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। कभी भी हाइपोटेंशन हो सकता है, कभी भी चक्कर आने लगता है, अस्थीनिया आने लगता है। तो ये सब साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं कि पेशेंट ये दवाई को सोचता है कि यार मेरा पेशाब रुका रहे लेकिन मुझे चक्कर ना आए, कम से कम मैं अपना काम तो कर सकूं। तो सर इसकी अवेयरनेस के लिए आपका हॉस्पिटल क्या करना चाहिए?
इसकी अवेयरनेस के लिए हम लोग एजुकेशनल प्रोग्राम ही करते हैं, चाहे तो आप डिजिटल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, और इसको कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानें। अभी हम लोग एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं जिसमें कि रेडियो पे भी इस बीमारी की अवेयरनेस, आपको ये भी मैं बता दूं, सितंबर अक्टूबर का माह जो है इसको प्रोस्टेट अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इसी पे फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में समझें और जानें, और इस बीमारी को उस स्टेज में लेके डॉक्टर के पास पहुँचे जिसमें कि इसका बड़ा ही ईज़िली इलाज संभव है, बहुत ही कॉम्प्लिकेशन फ्री इलाज संभव है। जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में पेशेंट्स पहुँचते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। तो अभी हम लोग अवेयरनेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं आप लोगों से ज़रूर सहयोग चाहूँगा, आपके सजेशंस भी चाहूँगा। जैसा आप लोग बताएं, हमें गाइड करें तो हम लोगों तक और आउटरीच अपनी बढ़ा सकते हैं। सर, इसका प्रिवेंटिव एस्पेक्ट क्या है? इसका सर प्रिवेंशन इज़ नॉट देयर। BPH इज़ अ डिजीज़ ऑफ एजिंग। जैसे हमारे बाल सफ़ेद होते हैं या शरीर में रिंकल्स पड़ते हैं, तो दिस इज़ एन एजिंग प्रोसेस। इसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, कोई भी दवा इसको प्रिवेंट नहीं कर सकती, कोई भी डाइट इसको प्रिवेंट नहीं कर सकती। थोड़ी बहुत रिसर्च चाइनीज़ डाइट्स पे या 100 पामेटो पे हुई थी, कई हर्ब्स पे हुई है, लेकिन अल्टीमेटली ये देखा गया कि उन डाइट के साइड इफ़ेक्ट्स बॉडी में ज़्यादा होते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ एन अनप्रिवेंटेबल डिजीज़, लेकिन अगर इसको ईजिली रिकॉग्नाइज करें, जो कि है ये ईजिली रिकॉग्नाइजेबल डिजीज़ है, तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ही अर्ली स्टेज में बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। सर, यूरिमैक्स कब तक ली जा सकती है? यूरिमैक्स का ही मैं साइड इफ़ेक्ट बता रहा हूँ। यूरिमैक्स एक ऐसी दवाई है जो कि लगभग इंडिया की हर दुकान पे हर जगह उपलब्ध है, और इसको केमिस्ट दाड़े जैसे पेशाब में किसी को भी दिक्कत हो, यूरिमैक्स फट से लिख देते हैं। तो यूरिमैक्स ऐसी दवाई है, नंबर एक, इसको हमेशा इस चीज़ के लिए नहीं लेना चाहिए कि पेशाब रुक रहा है। कई दफ़े किसी को स्ट्रिक्चर होता है, किसी को ब्लैडर नेक कॉन्ट्रैक्चर होता है, या किसी को और कोई बीमारी होती है, हर आदमी को प्रोस्टेट नहीं होता। तो एक तो यूरिमैक्स हर आदमी को नहीं लेनी चाहिए। दूसरी चीज़, जो कार्डियक पेशेंट्स हैं, जिनको हार्ट की बीमारी है या जिनको बीपी डाउन रहता है, यूरिमैक्स से बीपी सडनली ड्रॉप हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि मरीज़ लेट के बिस्तर से उठे और अचानक से चक्कर आ गया और गिर गए, धाड़ से इंजरी हो गई या सर में चोट लग गई। तो यूरिमैक्स एक बहुत ही दुधारी तलवार की तरह दवाई है। सो यूरिमैक्स, जो मेरा एक्सपीरियंस है, करीब करीब मेरे आउट ऑफ 100 पेशेंट 60 to 70% पेशेंट 1-2 साल से ज़्यादा इस दवाई को लेते नहीं हैं, एंड दे वांट सम अदर ट्रीटमेंट। आप सर इसके कैंपेन थोड़े से और वाइडली चलाओ, क्योंकि पीपल शुड नो नहीं। नहीं, बस मेरी तो पूरी कोशिश यही है। मैं इसमें आप सारे मीडिया से भाइयों का सहयोग चाहूँगा। जितना आप लोग हमें सहयोग कर सकेंगे, हम लोग ज़रूर इसको करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी, थैंक यू। करीब 7-8 सालों से US में, UK में ये ट्रीटमेंट